वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। तो आज हम लोग का टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके देख लीजिए। मैंने उसमें इफेक्ट के बारे में बात किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉस और सम MCQ, और आपका भाई आज आपको पढ़ाने वाला है जिसका नाम है उमंग सिंह। आप लोग जानते हैं। अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाके ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। वो मतलब अपना जो एवरीबॉडी चैनल है उसका अकाउंट है। अगर आप मेरा पर्सनल अकाउंट चाहते हैं तो वो भी मैं दे दूंगा जल्दी। तो ये देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, मैंने आपको पहले ही बता चुका कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिकरण मतलब कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। जैसे फैक्ट्री बनना स्टार्ट हुआ, हैंडीक्राफ्ट से सब मशीन की तरफ गया, वही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखिए आपको दिखाएगा कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। The Industrial Revolution was the transition to new manufacturing process from about 1760 to 1870. It brought some radical changes to the world. Industrial Revolution क्या था, एक ट्रांजिशन था। ट्रांजिशन मतलब चेंज, मतलब न्यू फैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे नए तरीक़ों से जब चीज़ें बनाया जाने लगा, जो कि 1760 टू 1870। हम लोग ये मान सकते हैं कि 1760 में चालू हुआ था, पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 1870 में ख़त्म हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक चल रहा है। अब देखिए कहीं कहीं नई फैक्ट्रियाँ लगती हैं, कहीं कहीं नए मशीन्स आते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक चल रहा है। और ये बहुत सारे मतलब महत्वपूर्ण, रेडिकल का मतलब महत्वपूर्ण चेंजेस लाया पूरी दुनिया में। तो इस चेंजेस में क्या क्या इंक्लूडेड था ये देखते हैं। गोइंग फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड टू मशीन, मतलब हाथ से बनाने वाली चीज़ों को अब मशीन से बनाया जाने लगा। न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरेशन, केमिकली सब कुछ मैन्युफैक्चर होने लगा। आयरन के प्रोडक्ट भी बनने लगे। पहले आयरन के प्रोडक्ट बनाना बहुत मुश्किल होता था, जैसे भट्टी में जाना पड़ता था, फिर लोहे को गर्म करो। अब जैसे ही मशीन वशीन आया, आराम हो गया ये सब चीज़ों में। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ स्टीम पावर, जो आपको बताया था इफेक्ट वाले वीडियो में कि स्टीम पावर क्या होता है। जैसे आप देखिएगा पहले एक स्टीम इंजन होता था जो ट्रेन को लेके जाता था, तो और ये मतलब फैक्ट्रीज में भी काम आता था किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। आप मान सकते हैं इसको एज अ पेट्रोल, एज अ डीजल, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द मशीन टूल्स, कैसे मशीन टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, और राइज ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। और फैक्ट्री सिस्टम कैसे है बड़ा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फैक्ट्री सिस्टम होता क्या है। फैक्ट्री सिस्टम मतलब ये कि जो फैक्ट्रियाँ लगी, नई नई फैक्ट्रियाँ आई, वही है फैक्ट्री सिस्टम। मतलब घर में सब पहले बनाता था, कुछ छोटे जगह पे बैठ के बनाता, कोई दुकान पे बैठ के बनाता, पर जब से फैक्ट्री लगना चालू हुआ उसको हम लोग फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इट बिगेन इन इंग्लैंड, मैंने आपको इफेक्ट वाले वीडियो में बताया था कि ये सबसे पहले इंग्लैंड में चालू हुआ था। इंग्लैंड को हम लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं। और उसके बाद ये फ्रांस में फैला, फिर जर्मनी में, फिर नीदरलैंड में, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी में और अदर्स नेशन में। तो जर्मनी में 1870 के बाद फैला। जैसे मैंने आपको बोला ना कि 1870 में हम लोग इसका अंत नहीं मान सकते। 1870 में तो जर्मनी यूनिफाइड हुआ, तब 1871 में हुआ था। तभी सोचिए कि जब 1871 में यूनिफाइड हुआ, उससे पहले कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, होगा अभी तो अलग जगह माना जाएगा। जब हम बोलेंगे जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन तब हम बोलेंगे 1871 के बाद हुआ। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो ट्विन स्टेट्स थे उनमें भी हुआ। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज कंटिन्यूइंग टिल दिस डेज इन मैनी वेज, जैसे मैंने आपको बोला था। आगे बढ़ते हैं। अब एग्रेरियन रेवोल्यूशन क्या था। In 1750, most people still lived in small villages and made their old clothing on tools। मतलब 1750 में बहुत से लोग थे जो अभी भी गांव में रहते थे और अपना क्लॉथ खुद से बनाते थे, जिसको हम लोग हैंडीक्राफ्ट भी बोलते हैं। ये समझते हैं, यही एग्रेरियन रेवोल्यूशन यही था कि बहुत लोग उस टाइम पे मतलब हैंडीक्राफ्ट से बनाते थे, फिर नए नए मशीन आने लगा। तो समझ रहे वही जो रेवोल्यूशन हुआ ना, रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, कोई चेंज लाना। तो जो हैंडीक्राफ्ट से मशीनरी रेवोल्यूशन हुआ उसको भी हम लोग एग्रेरियन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस। देयर इज़ नॉट अग्रीड ओपिनियन रिगार्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Toynbee, for example, took the starting point as 1760 when there was industrial revolution in England। तो ऐसा कोई भी मतलब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हम लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। पर ऐसे हम लोग मानते हैं कि 1760 से स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। एक प्रोफेसर नेफ करके हैं, एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था कि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है और कोई साल फिक्स नहीं है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। और नेफ ने क्या कहा था कि नेफ रिगार्डेड द फेनोमेनन द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोसेस सिंस लॉन्ग टाइम बैक। मतलब ये रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस मतलब बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था। फिल्स डीन हैज़ पॉइंटेड आउट द करेंट कन्वेंशन ऑफ डेट द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रॉम 1780। और फिलिस डीन के हिसाब से 1780 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1780 से स्टार्ट हुआ था उनके हिसाब से। आइए हम लोग अब ये देखते हैं कि
जैसा आप लोग देख पाइएगा कि एक डायरेक्ट मतलब मैप है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इंडेक्स है कि ये जो जगह है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, और ये क्या है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़, और ये क्या है रूरल्स। तो आप देखिएगा कि ये है ब्रिटेन, यहाँ देखा है ना, जितना पूरे यूरोप में नहीं है उतना ही इसमें है बस। ये तो 1870 के बाद का भी दिखा रहा है। अब 1870 के बाद जब बहुत जगह यूनिफाइड होने लगा, मतलब बहुत जगह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा, उससे पहले तो बस ब्रिटेन में ही था। ये मैप आप समझ चुके होंगे, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज द पीरियड इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गॉट शिफ्टेड फ्रॉम द हैंड टूल्स। मतलब वही बता ना कि हैंड टूल्स से कॉम्प्लेक्स मशीन में चला गया। पहले जैसा सब हाथ से बनाते थे, अब कॉम्प्लेक्स मशीन मतलब कठिन मशीन, मतलब समझे ना, कंप्यूटराइज मशीन ऐसा वाला। एंड फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल पावर टू स्टीम पावर। वही उस टाइम तो पेट्रोल वोट्रोल का उतना यूज़ जानता नहीं था कोई, तो सब स्टीम का इस्तेमाल चालू किया था। हाँ, तो ह्यूमन जैसे अब किसी चीज़ को मान लीजिए कुछ करना है तो उसके लिए ह्यूमन और एनिमल का ज़रूरत पड़ता था, वो उसके जगह पे स्टीम पावर यूज़ होने लगा। मतलब एज ए स्ट्रॉन्गिंग पावर ऐसा आप मान सकते हैं। कॉजेज़ फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब कॉजेज़ क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन ब्रिटेन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो ब्रिटेन में चालू हुआ, और ये बहुत कारणों की वजह से चालू हुआ, तो वो कारण हम जानेंगे। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, द यूएस एंड जापान वुड ऑल इंडस्ट्रियलाइज बाय द एंड ऑफ द 1800s। 1800s के एंड में ये सब मतलब ये सब इंडस्ट्रियलाइज हुए थे। आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, तो क्या क्या रीज़न था जो जहाँ पहले ब्रिटेन में क्यों स्टार्ट हुआ, उसका रीज़न क्या था? नंबर वन, जोग्राफी। ब्रिटेन हैड द प्लेंटी ऑफ कोल एंड आयरन और नीडेड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जो ब्रिटेन का जोग्राफी है, मतलब जोग्राफिकल एरिया है, वो बहुत अच्छा है, जहाँ पे कोल और आयरन पाया जाता है। मतलब ये जैसे आप मैप में देख सकते होंगे, ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ओके, मेजर, हाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है मेजर एरियाज, और मेजर जो ब्लैक वाला है वो चारकोल के लिए है, और वो वाला आयरन ओर के लिए। ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। मतलब ब्रिटेन में बहुत जगहों पे कोल आयरन ओर मिलता था। जैसे आपको पता होगा कि कोल क्या होता था। जैसे स्टीम पावर की जब हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको ईंटा बनाना है तो उसके लिए भी आपको आग लगेगा, तो आग कहाँ से आएगा? कोल से आएगा। कोल है तो मतलब फिर आप आग जला सकते हैं। आयरन, जब आयरन को हम लोग प्यूरीफाई करते हैं, या फिर हम लोग जब आयरन से कोई चीज़ बनाते हैं, उसके लिए भी हमें किसी आग का जरूरत पड़ेगा, तो कहाँ से आएगा? कोल से। आगे बढ़ते हैं। एज एन आइलैंड ब्रिटेन हैड मैनी नेचुरल हार्बर्स फॉर ट्रेड। ऐसे आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन जैसे एक आइलैंड है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से भी रिवर, यहाँ भी ओशियन, मतलब यहाँ भी ओशियन, यहाँ भी ओशियन। मतलब इसके जितना भी ये पूरा ही जो इसका सरकमफ्रेंस है या पेरीमीटर है, ये पूरा ही क्या है? इसका हार्बर है, समझ लीजिए। कहीं से कुछ भी आ सकता है। मतलब इसके लिए ट्रेडिंग में बहुत आसान होता था। रिवर सर्व बोथ एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज ए सोर्स ऑफ पावर फॉर फैक्ट्रीज। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो मदद करता ही था। मतलब आप समझिए यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे एक फैक्ट्री है, तो अब उसको हम लोग को जर्मनी फ्रांस से लेके जाना है उसको कुछ रॉ मटेरियल, तो कैसे जाएगा? वो डायरेक्ट शिप से आएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ के किसी हार्बर पे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट में तो मदद कर ही दिया। अब सोर्स ऑफ पावर कैसे यूज़ किया जाता था? जैसे हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं। उस टाइम तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, पर तब भी जो स्टीम पावर का बात करते हैं। स्टीम पावर क्या है? स्टीम पावर का मतलब आपको बताते हैं। स्टीम पावर कुछ नहीं है, जैसे जो मान लीजिए बहुत पानी ले लिए, तो जो पानी गर्म होता है ना, उससे जो भाप निकलता है वेपर्स, उसी को हम लोग स्टीम पावर की तरह इस्तेमाल करते थे। तो बहुत लार्ज अमाउंट में पानी को गर्म करना पड़ता था, और लार्ज अमाउंट में पानी गर्म करने के लिए क्या लगेगा? कोल। और कोल कहाँ ज़्यादा मिलता है? ब्रिटेन में। यूरोप का बात करें तो कोल ज़्यादातर मिलता है ब्रिटेन में, इसलिए वहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ था। अब देखिए सोर्स ऑफ पावर एस फैक्ट्रीज हुई तो हो गया। एक और चीज़ है जो शायद तक इसमें नहीं लिखा है। जैसे आपको पता होगा कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, मान लीजिए ये अपना जो भी कोई एक देश है, हाँ अफ्रीका लग रहा है, हाँ ये मान लीजिए जितने भी फैक्ट्रीज बैठेंगे ना, सब मतलब रिवर्स के आसपास बैठेंगे। क्यों? जैसे आप देखिएगा कि अगर किसी को क्लॉथ बनाना है तो उसमें अगर कलरिंग करना पड़ेगा तो केमिकल का ज़रूरत पड़ेगा। केमिकल को मतलब जिस कपड़े को वापस धोने के लिए, कुछ भी करने के लिए, डाई करने के लिए वाटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये लोग ओशन के पास ज़्यादातर मेनली बनाते थे। और इससे फ़र्क क्या पड़ता था? इफेक्ट में मैंने बताया, ये वाटर पोल्यूशन का कारण बनता था। मतलब जितना भी वेस्टेज होता था सब डायरेक्ट वाटर में जाता था। Number two, population growth and change. Growth in population from the agrarian revolution had more reliable workers. अब agrarian revolution मैंने आपको बताया था कि कैसे हैंडीक्राफ्ट से
सब शिफ्ट होने लगा मशीनरी में। तो जो एग्रीवियन रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से जहाँ जहाँ फैक्ट्री थी वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगा, मतलब समझ है ना। अब देखिए इंडिया है तो इंडिया में बनारस है, कोलकाता है, ये बनारस, कोलकाता, मुंबई, अब ये सब जगह देखिएगा ना, ये सब जगह पे बहुत सारा पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ ज़्यादा है, सबसे अच्छा है, और ये अवेलेबल मतलब और ज़्यादा वर्कर्स मिलने लगे। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वर्कर्स तो ज़्यादा मिलेंगे ही। अब समझिएगा कि वर्कर्स ज़्यादा मिलेंगे तो प्राइस कम होगा। वो प्राइस कैसे कम होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो आगे है, अभी नहीं है। इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, द मूवमेंट अवे फ्रॉम रूरल लाइफ बिगेन विद द एग्रीवियन रेवोल्यूशन, अ चेंज इन मेथड ऑफ फार्मिंग। अब जब एग्रीवियन रेवोल्यूशन हुआ मतलब हैंडीक्राफ्ट से अब सब हैंड को छोड़ के अब मतलब मशीन्स का इस्तेमाल करने लगा, तो जिसकी वजह से रूरल लाइफ भी एग्रीवियन रेवोल्यूशन से अफेक्ट हुआ। कैसे अफेक्ट हुआ? अ चेंज इन मेथड ऑफ फार्मिंग। देखिएगा पहले जैसे हम लोग देखते थे कि पहले हार्वेस्टिंग होता था तो पहले सुई मतलब उससे कटाई मतलब जो काटा जाता था उससे होता था, पर अब धीरे धीरे वो बढ़ते गया, फिर ट्रैक्टर आया, फिर ये आया, तो वैसे ही अब मेथड्स का मशीन का इस्तेमाल करने जाने लगा एग्रीवियन रेवोल्यूशन के बाद। और ये नंबर 3 पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द इनक्लोजर मूवमेंट फ्यूअर फार्म लेबरर्स वर नीडेड। मतलब इनक्लोजर मूवमेंट की वजह से फार्म लेबरर्स ज़्यादा जरूरत पड़ने लगे। मैनी पीपल्स मूव टू द सिटीज़ वेयर दे कुड वर्क इन फैक्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा वहीं पे ज़्यादातर लोग जाएंगे, अर्बनाइजेशन वहीं पे होगा। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो कैसे हम लोग के वेज पे मतलब सैलरी पे कैसे असर डालेगा। जैसे देखिएगा कि यहाँ पे एक ग्राफ है जहाँ आप देख सकते हैं कि लंदन में सबसे ज़्यादा प्राइस है। अब मान लीजिए एक आदमी कोलकाता में काम करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? मेनली 6 to 10 के, मतलब 6 से 10 हज़ार मिलेगा, यही मिलेगा ना। पर लंदन में ऐसा नहीं रहेगा। लंदन में लंदन छोड़िए ना भैया, हम आपको दिल्ली का बात बता रहे हैं। दिल्ली में कोई भी काम स्टार्ट होगा ना 15 to जितना भी आपका काम हो, 15 हज़ार से काम वहाँ पे कोई लेता ही नहीं है। जैसे हमें आप देख सकते हैं यहाँ तो बड़े बड़े देशों का नाम लिया है लंदन, तो लंदन में प्राइस रेशियो बहुत ज़्यादा था, मतलब वहाँ पे पैसा सबको बहुत ज़्यादा मिलता था काम करने के लिए। उसके बाद कौन आता है? एम्स्टर्डम को देख रहे हैं, उसका भी नीचे ही गिरा हुआ है, जहाँ नीचे तभी ठीक ही है। उसके बाद फ्लोरेंस कोई जगह है, दिल्ली देखा है ना, दिल्ली हल्का सा 2 से आया फिर 1 पे, मतलब वहाँ पे समझ बस इस ग्राफ से यही समझाना चाहता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वहाँ पे पैसे कम होते जाएंगे। क्यों? अब हमको इफेक्ट वाले वीडियो में ये वाला बात बता चुके हैं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, आप उसमें काम करते हैं, एक फैक्ट्री है, हम इसमें काम करते हैं, हमसे कुछ गलती हो गया, बॉस हमको बुलाया, बॉस हमको खूब झाड़ सुनाया। हम बॉस को बोले आप मुझे ऐसे मत डांटिए, मतलब बॉस मुझे बहुत ज़्यादा गाली उली दे दिया, तो बॉस को ऐसे बोले आप मुझे मत मतलब ऐसे मत डांटिए। तो हम उसको ये अगर हम लोग मान लीजिए 2 जगह है, वही बात कि 2 जगह है, एक में जगह में बहुत पॉपुलेशन है, एक जगह में कम पॉपुलेशन है, और वही क्राइटेरिया कि मैं बॉस से झगड़ा हो गया, हम बॉस को बोलते हैं कि बॉस अब मुझे मतलब काम के यहाँ काम नहीं करना है। तो जहाँ पे कम नौकरी होगा मतलब जहाँ पे कम लोग होंगे, जहाँ पॉपुलेशन कम होगा, वहाँ पे बॉस हमको बोलेगा, हमको सॉरी बोल देगा और हमको रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्कर्स ही नहीं है। अगर हम छोड़ के जाएंगे तो दूसरा कोई भी छोड़ के जा सकता है, पर जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ बॉस हमको बोलेगा जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा और हज़ार लोग बैठा है जो अनएम्प्लॉयड है, तो उन लोगों को वो दे सकता है, उससे कम पैसे में भले वो लोग काम करने के लिए तैयार हो जाए। समझ है ना? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, द ब्रिटिश ओवरसीज एम्पायर्स हैड बीन द इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। देखिए भैया जैसा बोला जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर में सन कभी सेट नहीं होता, मतलब जापान से लेके पूरा ब्रिटेन तक इन लोग का राज था, तो इकोनॉमी तो ज़्यादा हो गई ना। द ब्रिटिश ओवरसीज एम्पायर हैड मेड द इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग। ऐसा कि हम आपको बताएं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही ये लोग कॉलोनियल एक्सपेंशनिज्म पे ध्यान दिए थे। द ब्रिटिश ओवरसीज एम्पायर हैड मेड द इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो उसका इतना बड़ा एम्पायर था वो उसका इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाया था। एज अ रिजल्ट द मिडिल क्लास हैड द कैपिटल टू इन्वेस्ट इन माइंस, रेल रोड्स। ये मिडिल क्लास बोल के गलत, मिडिल क्लास देखिए, मिडिल क्लास मतलब बोलना क्या चाहता है? अपर मिडिल क्लास, हाई लेवल वाला मिडिल क्लास। कैपिटल टू इन्वेस्ट इन माइंस, माइंस में इन्वेस्ट कैसे कीजिएगा बोलिए तो वो क्या करेगा? जैसे इन्वेस्टर लोग होता है वो मान लीजिए कहीं पे माइन निकला तो क्या करेगा? वो बोलेगा कि टेंडर हमको दीजिए, जो भी मतलब फैक्ट्री वाला का होगा बोलेगा कि हम आपको ये निकलवा के देंगे, वो उससे कुछ पैसा लेगा और फिर अपना वर्कर लगवाएगा, वहाँ से खुदवाएगा फिर निकलवाएगा। तो क्या हुआ? एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर रेल रोड, अब मान लीजिए कहीं पे रेल बन रहा है
तो हम उसको वो देती हैं, मतलब दे दी कि भैया लो तुम अभी रेल बनवाओ, और जब तुम्हारा रेल बन जाएगा तो हमको पैसा दोगे। ये जैसे इंडिया में हुआ था, ब्रिटिश लोग क्या किए, हम लोगों को बोले तुम लोग रेल बनवा सकते हो, हम लोग रेल बनवाएं, पर फिर बाद में क्या बोले कि हम लोगों को बाद में नहीं, उसी टाइम बोलते कि बाद में हम लोग को पैसा चाहिए, और बाद में उसका दुगुना तिगुना पैसा ले रही है। तो सब क्या है, सब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। उन लोगों के पास इतना सारा चीज़ था जिसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। कैपिटल मतलब समझिएगा, कैपिटल मतलब होता है जैसे सामान, दो तीन सामान, वो होता है कैपिटल। अगर आप कोई बिजनेस करें तो जैसे कैपिटल मतलब होता है सामान। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। ब्रिटेन हैड एक्सपीरियंस्ड एन एनर्जी रेवोल्यूशन। ब्रिटेन ने एक एनर्जी रेवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया था। कैसे? पीपल रिप्लेस जायंट वाटर व्हील्स विथ कोल टू पावर मशीन्स। मतलब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जायंट वाटर व्हील्स को हटा के कोल से पावर मशीन्स बना दिया था। मतलब वहाँ के टेक्नोलॉजी में लोग तो आगे थे, पर वो लोग क्या किए, मतलब एनर्जी का एक नया सोर्स निकाल दिए कोल से। आगे बढ़ते हैं कि इन्वेंशन दैट स्पर्ड द एंड सस्टेन द रेवोल्यूशन। Textile industry was the first to be affected by the Industrial Revolution. It was completed mechanized by 1830s. मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था वो सबसे पहले अफेक्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, और वो 1830s में वो पूरी तरीके से मैकेनाइज्ड का मतलब अब वहाँ पे ज़्यादातर काम, मतलब मोस्टली काम सब मशीन से होने लगा। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पे कुछ इन्वेंशन दिया हुआ है, जॉन केज फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल मतलब उड़ने वाला शटल मत समझिएगा, ये वीविंग इंडस्ट्री में काम आता है। स्पिनिंग जेनी, एनेबलिंग द स्पिनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यार्न्स टुगेदर एंड टुगेदर, मतलब हंड्रेड ऑफ यार्न्स को एक साथ वो स्पिन कर सकता था। वाह। और द पावर लूम, ये कुछ इन्वेंशन है। तो इस मतलब जो फोटो है इससे बताना चाहता है कि इन्वेंशन जो इस रेवोल्यूशन को बढ़ने में मदद की है। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉन केस फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल मत समझिएगा, वीविंग इंडस्ट्री में कुछ काम आता है, हमको नहीं पता क्या काम आता है पर काम आता है। आप बस इसको देख लीजिए, जैसे स्पिनिंग जेनी नहीं होता था, 100 यार्ड्स ऑफ कांस क्या था, हाँ। स्टीम इंजन, जेम्स न्यूकॉमन, ये भैया एक साइंटिस्ट भी यहाँ हैं। तो 17वीं सेंचुरी में क्या किए, एक तो स्टीम इंजन लॉन्च क्या किए, बना दिए। तो जेम्स वॉट, तो फिर उसके बाद जेम्स वॉट आए 1769 में, उन्होंने स्टीम इंजन बनाया। अच्छी मतलब नया स्टीम इंजन, मतलब वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमको पता है नहीं कि पानी को उबाला जाता है, तो कैसे वो उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में फिर कैसे उसे ट्रेन चलता है। तो काम कौन किया, जेम्स वॉट 1769 में। आप देख सकते हैं ट्रेन का फोटो है, हमको तो लगा ये रेलवे म्यूजियम से उठा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स लीडिंग टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो अब ये बोला है कि फैक्टर्स क्या कहते हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मदद किए। एग्रीकल्चर सरप्लस इन इंग्लैंड ड्यू टू न्यू टेक्निक इन फार्मिंग द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ 17th सेंचुरी। मतलब एग्रीकल्चर सरप्लस जो इंग्लैंड में हुआ और नए टेक्निक के फार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ 17th सेंचुरी में। और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन क्यों हुआ, एग्रेरियन रेवोल्यूशन की वजह से, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले में बताया था। और फिर आया क्या, मर्सेंटलाइजेशन, ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। मतलब अब ट्रेड होता था तो प्रॉफिट के लिए और वेल्थ को जमा कराया जाता था। यही था ये सब जो मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। द लॉन्ग कोस्ट लाइन, नो रीजन इज फार अवे फ्रॉम अ सी पोर्ट, दिस फैसिलिटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए लॉन्ग कोस्ट लाइन ब्रिटेन का, ये ब्रिटेन जैसे आपको पता है कोस्टल एरिया इसका कितना बड़ा है। तब कोस्टल एरिया बड़ा है तो रॉ मटेरियल आने में टाइम नहीं लगता, मुश्किल नहीं होता, इसलिए प्रॉफिट। देखिए आप समझते होंगे ना कि प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। प्रॉफिट तो यही होता है ना कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उसको माइनस करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे बनता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, मान लीजिए CP हम लोग किस लिए बोलते हैं, जिस चीज़ से वो बना हो उसको बनने में जितना खर्चा लगे। हाँ, तो बनने में खर्चा ज़्यादा कब लगेगा, जब हम लोग का ट्रेड में ज़्यादा है, उस रॉ मटेरियल का दाम ज़्यादा है, हम लोग का ट्रेड तो आसानी से हो जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कम होगा। हाँ, और फिर सेलिंग प्राइस हम लोग कितना भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 10 रुपये का कोई चीज़ है और ट्रेडिंग की वजह से इसका दाम 8 रुपया हो गया, और पहले हम लोग सेलिंग प्राइस करे थे पहले 15, अभी भी 15 कर रहे हैं, तो पहले तो 5 रुपये का प्रॉफिट होता था, अब तो 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे जैसे ट्रेडिंग अच्छा होता है वैसे वैसे हम लोग का रेवोल्यूशन में भी आसानी मिलता है। तो इंग्लैंड में यही हो रहा था। सेमी स्किल्ड वर्कर्स रियाइडली अवेलेबल, मतलब वहाँ के वर्कर्स भी बहुत अच्छे से काम करते थे। एबिडेंस ऑफ कोल एंड आयरन, जैसे पहले बोला गया था कि कोल आयरन वहाँ भर भर के पड़ा है। इंग्लैंड वॉज एन इंडस्ट्रियल
पायनियर इन दिस फील्ड। इंग्लैंड जो था वो एक मतलब एक समझिए बहुत अच्छा उदाहरण था इस फील्ड में। और देखिए, a government that encouraged improvements in transportation and used it in the navy to protect British trade and use its navy to protect British trade। यही देखिए, यही बात है। ऐसे आपको नेपोलियन वाला याद होगा, तो नेपोलियन के बारे में बताए थे कि नेपोलियन किसी एक से हारा था ना, तो था ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि उसका नेवी अच्छा था। यहाँ के गवर्नमेंट जो था वहाँ मतलब ट्रांसपोर्टेशन को पूरा इनकरेज करता था कि तुम लोग करो, और अगर कोई दूसरा देश आके तुम लोग को रोकेगा तो हम लोग अपना नेवी भेजेंगे जो उन लोग से लड़ेगा। बताइए कितना अच्छा गवर्नमेंट है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ इंग्लैंड वॉज लोअर देन द अदर मोनार्कीज ऑफ यूरोप एट द टाइम। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जैसे मतलब ना राजतंत्र, कोई राज कर रहा है, राजतंत्र नहीं, जैसे कोई शासन कर रहा है, कोई राजा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, तो जितना खर्चा लगता है वो खर्चा और मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब जितना हम लोग मिलिट्री पे खर्चा करते हैं अपने आर्मी को बिल्ड करने में, बहुत कम था अदर मोनार्कीज ऑफ यूरोप, मतलब अदर यूरोप के स्टेट से कम था। रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, चीप रॉ मटेरियल्स एंड रेडी मार्केट्स। यही देखिए, हम आपको इफेक्ट हम बताएं। रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, जब ब्रिटेन को, अब मान लीजिए हम एक जगह पे अपना, ब्रिटेन जो था वो क्या किया, हर जगह अपना फैक्ट्री लगा दिया। अब मान लीजिए वो कहाँ कहाँ बेचेगा, फ्रांस में बेचेगा, जर्मनी में बेचेगा, रसिया में बेचेगा, ऑस्ट्रिया में बेचेगा। उससे आगे वो कहाँ जाएगा, चाइना में, कहाँ तक जाएगा वो। तो वो क्या सोचा कि हमको कुछ करना पड़ेगा। क्यों? अब मान लीजिए 100 करोड़ बना रहा है, अब भाई ये सब इसका 20 करोड़ चीज़ खरीद पा रहा है, तो इसका 80 करोड़ कहाँ जाएगा। इसको अपना 80 करोड़ सामान भी तो बेचना है, मतलब 100 करोड़ सामान बना, ये सब बस 20 करोड़ खरीद पा रहे हैं, तो उसका 80 करोड़ सामान कहाँ जाएगा। तो उसको चाहिए था नया मार्केट जहाँ पे हम अपना सामान बेच सकें और अच्छे खासे दाम में बेच सकें। और उसको मतलब ऐसा चीज़ जगह चाहिए था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ही ना हो। ये सब जो तो फ्रांस था, जर्मनी था, ये सब तो अपना भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था ना, तो लोग तो और भी, ये लोग अपना भी चीज़ बना रहा था। अब भाई जब वो लोग अपने ही घर में हैं, बिना मतलब जो ट्रेड हो रहा था, अब मान लीजिए अब ब्रिटेन आएगा, फ्रांस में घुसेगा, फ्रांस को कुछ टैक्स मिलेगा, उसके बाद तो उसका सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा हो जाएगा। सेलिंग कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस तो अपने आप बढ़ेगा ना। कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता था इसलिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाता था। तो फ्रांस वाले लोग कहाँ के लेंगे, फ्रांस का ही सामान लेंगे। वही बात है। तो उन लोगों को एक न्यू मार्केट चाहिए था, दूसरा क्या, रॉ मटेरियल। अब देखो भैया, इतना छोटा सा जगह है और उसमें तुम इतना हाई अमाउंट पे तुम मास प्रोडक्शन करोगे, तो रॉ मटेरियल को तुमको और चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेता। फ्रांस जर्मनी लोग का खुद ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, तो ये लोग कैसे दे देगा तुमको। तो ये लोग क्या किया, ये लोग नए जगह के कॉलोनीज के तलाश में गया, जैसे कि इंडिया। तो इंडिया पे जब ये लोग आया तो देखा कि बहुत सारे, बहुत मतलब ट्रॉपिकल एरिया में देखिएगा ना, जो इक्वेटोरियल एरिया होता है उसके आसपास बहुत सारे, क्या बोल सकते हैं हम लोग, मिनरल्स होते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशंस वे फैसिलेटेड एंड प्रमोटेड। साइंटिफिक इन्वेंशन जो थे वो फैसिलेट कर दिए और उसको प्रमोट किया। जैसे मैंने आपको ऊपर में दो स्पिनिंग व्हील्स, फ्लाइंग शटल, ये सब बताया था। बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम, वहाँ का जो बैंक था बहुत अच्छा बैंक था, मतलब जैसे आपको लोन देता था, बहुत कम इंटरेस्ट में लोन देता था। और जैसे इंडिया का लोन जैसा नहीं, इंडिया वाले के जैसा नहीं, तो ब्याज बहुत कम देता था। अरे देखो, इंडिया से हमको भी प्यार है, पर क्या कर सकते हैं, इंडिया में कुछ कुछ चीज़ ऐसा है ना, लो पॉपुलेशन, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर। पॉपुलेशन वहाँ पे कम था, आप तो बोले पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब वहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। तो अरे हाँ भैया, शिफ्ट तो हो रहा था, वो तो हम भी बोल रहे हैं, पर अब आपको बोलेंगे कि दिल्ली से ज़्यादा था कि दिल्ली से कम। दिल्ली से तो कम ही था ना, दिल्ली से बोला इंडिया से ज़्यादा कि इंडिया से कम, कम था। तो यहाँ पे लो पॉपुलेशन था उसके हिसाब से, तो हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर को ज़्यादा पैसा मिलता था तो लेबर भी खुश रहता था। इंसेंटिव टू इन्वेंट एंड अडॉप्ट मशीन्स, मतलब वहाँ पे मतलब जोर देता था सब कि बहुत मतलब इनिशिएटिव देता था कि हम लोग को नया मशीन बनाया ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ये देखिए एक दिखाया है, ये समझ लीजिए कि ये आपका है 1870, कुछ 1870 का नहीं, 1870 हम बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, 1770 का मान के चलते हैं। तो 1920 देख रहे हैं ना, पहले हाथ से बना देते तो अब देखिए हर जगह वो छा गया है। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट कराएंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब अपना MCQ। हम तो चालू करते हैं अपना MCQ। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले आपको बस इसका रूल्स बता देते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड देने वाला हूँ और इस PDF से ही रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फर्स्ट, मतलब कहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो आपका काउंट डाउन अब स्टार्ट होता है।
काउंटडाउन ख़त्म। तो आंसर है ब्रिटेन और इंग्लैंड। ओके, ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड एग्रेरियन रेवोल्यूशन ऑकर? एग्रेरियन रेवोल्यूशन कब हुआ? तो हम लोग का क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। मैं 5 सेकेंड रुकना हूँ। हम रुके हुए हैं, सोचिए। आंसर इज 1750। 1750 में एग्रेरियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट इन्वेंट स्टीम इंजन? 5 सेकेंड इसके लिए भी। 5 4 3 2 1। इसका आंसर है जेम्स न्यूकोमेन। और कब किए थे ये भी बताइए हमको, सोचिए। सही पकड़े हैं, 1705। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब स्टीम इंजन को वापस से कौन इन्वेंट किया था? वापस से समझ है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ नया चीज़ लाए थे जो हीट से मैकेनिकल वाला। हाँ, तो कौन किए थे और कब किए थे? 5 सेकेंड स्टार्ट होता है अभी। 5 4 3 2 1। ये आंसर होगा जेम्स वॉट। कब किए थे? 1769 में। अब बोलिएगा कि 1769 ये आपको कैसे पता चला? भैया पीडीएफ से पता चला, और कहाँ से पता चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैपिटल फॉर बिजनेसमैन? मैंने एक पीडीएफ से है, तो मैंने थोड़ा ये बात में आपको बताया था कि कैपिटल क्या होता है एक बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए कैपिटल वो होता है जो उसका सामान हो, मतलब किसी भी चीज़ का। मान लीजिए हम टीचर हैं, तो हम टीचर के लिए क्या उसका कैपिटल होगा? मतलब उसका जो बुक्स है, उसका जो ब्लैक बोर्ड है, उसका जो बेंच है, वही उसके लिए उसका कैपिटल होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और क्या बोले, कमेंट कीजिएगा, भरपूर कमेंट कीजिएगा। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट। थैंक यू, बाय।